नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ आज बिल्कुल यही हो रहा है। एक तरफ उसके नाजायज कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में जुल्म और सितम सह रही जनता का सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका है और उन्होंने इस्लामाबाद के खिलाफ ऐतिहासिक मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च के जरिए आर पार की लड़ाई का शंखनाद कर दिया है। तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बिसात पर पाकिस्तान की हैसियत धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का जैसी हो चुकी है। अपनी बनाए कंगाली के दलदल में धंसा इस्लामाबाद अब अपने नए आका चीन के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रहा है। एक तरफ वो अमेरिका और ईरान के बीच बिचौलिए का ढोंग रचकर अंतर्राष्ट्रीय मसीहा बनने का नाटक कर रहा है, तो दूसरी तरफ हूती विद्रोही और सऊदी अरब के बीच जारी दुश्मनी में खुद बलि का बकरा बनने जा रहा है। कुल मिलाकर पीओके में भड़की अंदरूनी बगावत की आग और बाहरी आकाओं की गुलामी के दौरे थप्पड़ में पाकिस्तान के जनरलों और नेताओं की जो है अकड़ वो अब निकाल कर रख दी है। पीओके में इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि मानो उबलती हुई चाय की केतली का ढक्कन कभी भी उड़ सकता है। दशकों से कश्मीरी जनता को सिर्फ कठपुतली समझने वाला रावलपिंडी के जनरलों को शायद ये अंदाजा नहीं था कि जिस जनता का वो बरसों से शोषण कर रहे हैं वो एक दिन उनके खिलाफ बगावत की मशाल थाम लेगी। जेएसी का ये मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च केवल एक साधारण राजनीतिक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि ये इस्लामाबाद के उस थोपे गए प्रशासनिक ढांचे के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की एक संगठित और ऐतिहासिक कोशिश है, जिसने पीओके को कंगाली और अंधेरी में धकेल दिया है। पाकिस्तान ने पीओके में दमन और लूटपाट की सारी सीमाएं लांघ दी थी और अब उसे उसका हिसाब सूद समेत ब्याज के साथ चुकाना पड़ रहा है। अधिकार कार्यकर्ता उमर नजीर कश्मीरी और विभिक वकील ख्वाजा मेहरान जैसे नेताओं के हुंकार पर पूरा पीओके थम चुका है। जो जनता कल तक सस्ती बिजली, आटा और बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही थी, आज वही जनता पाकिस्तान से अपनी स्वाभिमान और आजादी का हिसाब चुकता करने के मूड में आ चुकी है। मीरपुर से लेकर रावलकोट तक हर सड़क और हर चौराहे पर पाकिस्तान विरोधी नारों की ऐसी गूंज है कि इस्लामाबाद के हुक्मरानों के हाथों में तोते उड़ गए हैं। पाकिस्तान के आला हुक्मरान और उनकी फौज हमेशा से चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत को चीर तराहत करती आई है। जब जब पीओके में नागरिकों ने अपने संवैधानिक अधिकारों की बात की है, तब तब पाकिस्तानी सेना के उन पर देशद्रोही का ठप्पा लगाकर गलियों या गोलियों की बौछार से उनका स्वागत किया। इस बार भी जेएसी ने दुनिया के सामने साफ साफ कह दिया है कि उनका आंदोलन 100% अहिंसक रहेगा, क्योंकि उनकी नाराजगी उन तमाम सुरक्षा कर्मियों से नहीं बल्कि इस्लामाबाद में बैठकर नीति बनाने वाले उन नीति निर्माताओं से हैं, जिन्होंने इस पूरे इलाके को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है। लेकिन कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। पाकिस्तानी फौज से किसी भी तरह की शांति या इंसानियत की उम्मीद करना खुद को धोखा देने जैसा है। पिछले एक महीने में हुई खूनी झड़पों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। दर्जनों बेकसूर नागरिकों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने गोलियों से भून डाला। जो देश अपनी आवाम के सीने में पीतल भरने से जरा भी नहीं संकोच कर रहा, उसे कोई संप्रभु सरकार नहीं बल्कि आतंकी गिरोह कहा जाना चाहिए। पीओके की जनता अब इस कड़वी सच्चाई को अच्छी तरह समझ चुकी है कि इस बार वो सीना तान कर पाकिस्तानी संगीनों और का मुकाबला करने के लिए सड़कों पर डटे हुए हैं। इस बार का आंदोलन कोई बिखरा हुआ प्रदर्शन नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बेहद सोची समझी और रणनीतिक योजना तैयार की गई। आंदोलनकारियों नेताओं ने अलग अलग इलाकों में चल रहे छोटे छोटे धरनों को समेटकर उन्हें एक विशाल तूफानी काफिले में तब्दील करने का मास्टरमाइंड बनाया है। मीरपुर से शुरू हुआ ये विशाल जनसैलाब जब रावलकोट की ओर बढ़ा, तो उसमें शामिल हजारों लोगों की भीड़ को देखकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के पसीने छूट गए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस असीम जनसैलाब को बंदूक के बल पर कैसे रोका जाए। ये लॉन्ग मार्च अब सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान की संप्रभुता के मुंह पर एक कैद तमाचा है। ख्वाजा मेहरान ने जिस तरह से पूरे इलाके में पूर्ण व्यापारिक और नागरिक हड़ताल का आह्वान किया, उसने पाकिस्तानी प्रशासन के पूरे ढांचे को ठप करके राख कर दिया। अगर ये असीम जनसैलाब मुजफ्फराबाद में दाखिल होकर
जम जाता है तो फिर इस्लामाबाद कठपुतली प्रांतीय सरकार के पास वहां के बुरा बिस्तर समेटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब जरा अपनी नजर घुमाकर पाकिस्तान के उस अंतरराष्ट्रीय सर्कस की तरफ डालिए, जहां वो अपने नए आकाओं यानी चीन के इशारों पर कठपुतली की तरफ छलांग लगा रहा है। खुद को पूरे मुस्लिम जगत का मसीहा समझने वाला पाकिस्तान आज चीन की जेब की अठन्नी बनकर रह गया है। चीन की अपनी आर्थिक सांसें मध्य पूर्व के संकट की वजह से फूली हुई, क्योंकि हॉर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से उसका तेल व्यापार पूरी तरह संकट में है। ऐसे में उसने अपने पालतू पाकिस्तान को आगे कर दिया कि जाओ और अमेरिका और ईरान के बीच इस बिचौलिए का नाटक करो। पाकिस्तान के हालात इस समय बेगानी शादी में अब्दुल्ला दयाना जैसी हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 5 महीनों में बारूद बरस रहा है और वो एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल दाग रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान बीच में कूदकर शांति दूत का चोला ओढ़ने का ढोंग कर रहा है। हकीकत तो यही है कि पाकिस्तान की अपनी को स्वतंत्रता या स्वतंत्र विदेश नीति बची ही नहीं है। यह तो बस बीजिंग से मिलने वाली हिदायतों की पर्ची को वॉशिंगटन और तेहरान के सामने पढ़ने वाला एक बेबस और कंगाल डाकिया मात्र रह गया है। ईरान के गृह मंत्री ने मात्र 10 दिनों के भीतर दूसरी बार इस्लामाबाद का दौरा करने का इस बात का पक्का सबूत है कि पर्दे के पीछे चीन बहुत बड़ी खिचड़ी पका रहा है। ईरान के गृह मंत्री ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बंद कमरों में लंबी बातचीत की। अब जरा तंज मुहायजा फरमाइए, जिस देश के सेना अध्यक्ष अपने ही देश की सीमाओं और पीओके में बगावत की आग को काबू नहीं कर पा रहे, वो अब अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के सूरमा बनने का स्वांग रच रही। इसे कहते हैं घर में नहीं है दाना और अम्मा चली बुनाने। लेकिन कूटनीति का खेल इतना आसान नहीं होता जनाब, जितना पाकिस्तान जनरलों की टेबल पर सजाई जाने वाली बिरयानी। वॉशिंगटन के अनुभवी कूटनीतिकों को बहुत अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान पर रत्ती भर भी भरोसा करना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अमेरिका और ईरान ने पहले भी पाकिस्तान की मध्यस्थता में बने एक शांति समझौते को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ऐसे में इस बार भी पाकिस्तान की ये शांति की भिक्षा केवल एक बेसुरा राग और अंतरराष्ट्रीय मजाक बनकर रहने वाली है। इस बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने मध्य पूर्व के इस नाटक में एंट्री मारकर पाकिस्तान के लिए एक नया सांप चुचुंदर वाला संकट पैदा कर दिया है। ईरान समर्थित हूती विद्रोह ने लाल सागर में यानी रेड सी में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों पर मिसाइल दाग दी और उनके शहरों को निशाना बनाया गया। अब पाकिस्तान के सामने एक ऐसा यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है कि वो कुएं में कूदे या फिर खाई में गिरे, क्योंकि एक तरफ तो उसका अन्नदाता सऊदी अरब है और दूसरी तरफ उसका पड़ोसी ईरान, जिसे चीन का पूर्ण संरक्षण हासिल है। पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था सऊदी अरब से मिलने वाली भीख के रियालों और रियायती दरों पर मिलने वाले तेल पर टिकी हुई है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक कड़ा रक्षा समझौता भी है, जिसके तहत सऊदी अरब पर हमला सीधे तौर पर पाकिस्तान पर हमला माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत और बेशर्मी देखिए, वो हूतियों के हमलों पर केवल कड़ी निंदा की थोपी और औपचारिक बयानबाजी करके अपना पल्ला झाड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा है, ताकि किसी तरह दोनों की आंखें खुश रहे। अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के पक्ष में खुलकर खड़ा होता है तो तेहरान और बीजिंग उसकी खाल खींच लेंगे, और अगर वो ईरान का साथ देता है तो सऊदी अरब अपनी तिजोरी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देगा और पाकिस्तान दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए स्थिति के आगे कुआ पीछे खाई और बगल में कसाई वाली हो चुकी है। ये समझ नहीं पा रहा है कि वो किस आका का तलवा चाटे और किसे धोखा देकर अपनी जान बचाए। चीन का पाकिस्तान पर भारी आर्थिक दबाव यह है क्योंकि चीन के व्यापारिक जहाजों का मुख्य मार्ग मध्य पूर्व के इस संघर्ष में फंसा हुआ है। चीन खुद अमेरिका से सीधे पंगा लेकर अपनी छवि नहीं बिगाड़ना चाहता, इसीलिए उसने अपने मोहर यानी पाकिस्तान को आगे धकेल दिया है, ताकि अगर दाव उल्टा पड़े तो थप्पड़ पाकिस्तान के गाल पर पड़े और चीन का दामन बेदाग रहे। पाकिस्तान में खुशी खुशी ये बलि का बकरा बनने की भूमिका बड़ी शिद्दत से निभा रहा है। ये कितनी हास्यास्पद और शर्मनाक बात है कि जिस देश के पास अपने सरकारी कर्मचारियों को महीने की तनख्वाह देने और आम जनता को आटा दाल मुहैया करवाने के पैसे नहीं है, तो देश IMF के दफ्तर के बाहर कटोरा लेकर लाइन से खड़ा है, वो देश आज दुनिया में शांति स्थापित करने का दावा कर रहा है। पाकिस्तान का अपना अंदरूनी ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है, लेकिन उसके नेताओं का घमंड ऐसा है कि मानो दुनिया की आखिरी महाशक्ति हो। ये नंगे पांव और मखमली जूता पहनने जैसी दिमागी असंतुलन की प्रकाष्ठा है।
पीओके में जारी ये ऐतिहासिक विद्रोह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अब पाकिस्तान कश्मीर राग का घिसा पिटा पैतरा पूरी तरह से बेअसर हो चुका है। दशकों से इस्लामाबाद के हुक्मरानों ने अपनी लाचार जनता को भारत का हुआ दिखाकर उल्लू बनाया और अरबों डॉलर का सैन्य बजट हड़प लिया। लेकिन पीओके के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उनके संस्थानों पर डाका डालने वाले असली लुटेरे सीमा पार नहीं बल्कि इस्लामाबाद के प्रधानमंत्री आवास और रावलपिंडी के सैन्य प्रमुख मुख्यालय में बैठे हुए हैं। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर उमड़ रहा जनसैलाब सिर्फ सब्सिडी या सस्ती बिजली की मांग नहीं कर रहा बल्कि वो पाकिस्तान से उसे झूठ और मनगढ़ंत नैरेटिव के धज्जे उड़ा रहा है जिसने दुनिया के सामने पेश किया गया है। पीओके की जनता अब खुलेआम कह रही है कि पाकिस्तान का शासन उनके लिए एक अभिशाप बन चुका है। वो अब पाकिस्तान के उस चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद होना चाहते हैं जिसने इन्हें सिर्फ कंगाली गोलियां और जिल्लत दी है। पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि उसने हमेशा अपने ही देश की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह छाटा है। जब देश की आम जनता आटा और रसोई गैस खरीदने की लाइनों में लगने लगे तब भी पाकिस्तानी जनरलों के पेट का आकार और उनके विदेशों में बेनामी खाते बढ़ते ही रहे। यही वजह है कि आज पीओके से लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तक हर कोने में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की चिंगारी दहक रही है जो बहुत जल्द एक देश को भस्म करने के लिए काफी होती है। कूटनीति की जटिल बिसात पर ईरान भी पाकिस्तान की चालाकियों और फितरत से अच्छी तरह वाकिफ है। ईरान जानता है कि पाकिस्तान एक ऐसा अवसरवादी मुल्क है जो अमेरिकी डॉलर की चमक देखते ही किसी की भी पीठ में छुरा घोंप सकता है। इसीलिए ईरानी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को केवल एक मजबूरी के तौर पर देखा जा रहा है न कि भरोसेमंद सहयोगियों के रूप में जिससे इस्लामाबाद की कूटनीतिक शाख पूरी तरह मिट्टी में मिल जाए। अमेरिका के लिए भी पाकिस्तान केवल एक यूज एंड थ्रो वाला टिश्यू पेपर बनकर रह गया है। वॉशिंगटन को बहुत अच्छी तरह पता है कि जब जब पाकिस्तान मध्यस्थता या शांति की बात करता है तब तब उसका असली मकसद केवल अमेरिकी आर्थिक मदद हासिल करना और F-16 फाइटर जेट्स के स्पेयर पार्ट्स झटकाना होता है। इसीलिए अमेरिकी प्रशासन भी पाकिस्तान के इस मध्यस्थता की पेशकश को गंभीरता से ना लेकर उसे दरकिनार कर देता है। पाकिस्तान के नेताओं और जनरलों की अकल पर पड़े पत्थरों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो एक साथ 3 विरोधी नावों पर सवारी करने का दुस्साहस कर रहे हैं। एक पैर अमेरिका की नाव में, दूसरा चीन और तीसरा ईरान। अब चौथा भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सऊदी अरब में। 3 या 4 अलग अलग दिशाओं में खिंचता इन नावों पर पैर रखकर चलने का नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता है, बिचौलियों का बीच में से फट जाना और गहरे समंदर में डूब के मर जाना। पीओके में जो 26 और 27 जुलाई की तारीख को लिखी जा रही है वो पाकिस्तान के राजनीतिक और भौगोलिक मानचित्र को हमेशा के लिए बदलने की क्षमता रखती है। यदि पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहे निहत्थे और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई तो वो आंदोलन एक सशस्त्र क्रांति में बदल जाएगा। फिर ना तो चीन का पैसा काम आएगा और ना ही रावलपिंडी की बंदूक इस उफनते जनसैलाब को रोक पाएंगे। पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले कश्मीर में पीड़ित अवाम ने अब इस्लामाबाद पर थोपे गए प्रशासनिक ढांचे और फौज की बर्बरता के खिलाफ आर पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं, सस्ती बिजली और राशन के लिए तरस रहे लोगों का सब्र अब पूरी तरह टूट चुका है और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC की अगुवाई में ऐतिहासिक मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है। अधिकार कार्यकर्ता उमर नजीर कश्मीरी और वकील ख्वाजा मेहरान की एक पुकार पर पूरा इलाका थम सा गया। मीरपुर से लेकर रावलकोट तक हर तरह शटडाउन और अभूतपूर्व जनसैलाब देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने इसे पूरी तरह से अहिंसक रखने का फैसला किया, लेकिन कौवा चले हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। वही पाकिस्तानी फौज से शांति की उम्मीद करना बेमानी है। पिछले 1 महीने सुरक्षा बल के साथ हुई खूनी झड़पों के दर्जनों बेकसूर कश्मीरी अपनी जान गंवा चुके। इस बार आंदोलनकारियों ने अपने बिखरते हुए धरनों को एक विशाल तूफानी लहर में बदलकर मुजफ्फराबाद घेरने की जो रणनीति अपनाई है उसने रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय की नींद को उड़ा कर रख दिया। अब पीओके की जनता अपने हक की मांग भी ना कर रही हो बल्कि चोर की दाढ़ी में तनकर साबित हो चुकी है। पाकिस्तान हुकूमत से अपनी आजादी का पाई पाई हिसाब मांग रही है। कठपुतली अब देखिए यह है तो लग रही। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बिसात पर पाकिस्तान की हालात धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का जैसी है। खुद कंगाल हो चुका इस्लामाबाद अब अपने नए आका चीन के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रहा है।
हॉर्मूज जलद मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने से पहले चीन का तेल व्यापार ठप है, इसीलिए उसने अपने पालतू पाकिस्तान को आगे कर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता का नाटक शुरू करवाया। ईरान के गृह मंत्री का 10 दिनों का दूसरी बार इस्लामाबाद दौरा इस बात का सबूत है कि कुछ तो खिचड़ी चल रही है। लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बना पाकिस्तान अब खुद ही ऐसी दलदल में धंस गया जहां से निकल पाना नामुमकिन है। यमन के हुती विद्रोह ने रेड सी में सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर मिसाइल दागकर पाकिस्तान के लिए आगे कुआ पीछे खाए वाली स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ उसका अन्नदाता सऊदी अरब है और उसकी रक्षा करता है, जिसे भीख से मिले रियालों से उसकी सांसें चलती है, और दूसरी तरफ उसका पड़ोसी ईरान और परम मित्र चीन। यदि वो सऊदी के साथ दे देता है तो तेहरान और बीजिंग उसकी खाल खींच लेंगे, लेकिन अगर वो खामोश रहे और सऊदी अरब अपनी तोजी बंद कर देगा तो देश अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए IMF के आगे कटोरा लिखा कर खड़ा रहता है। जो पाकिस्तान उसका दुनिया में शायद दूध बनने का ये ढोंग केवल एक ड्रामा है और कुछ नहीं। अंदर से POK का विद्रोह और बाहर से चीन का कस्ता शिकंजा पाकिस्तान को विनाश के उस मुहाने पर लेकर खड़ा कर देगा जहां से उसकी उल्टी गिनती शुरू है। अब अंतिम निचोड़ और कड़वी सच्चाई यही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले दौर में अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। अंदर से POK के आक्रोशित नागरिकों का करारा थप्पड़ और बाहर से चीन का जबरन कस्ता आर्थिक शिकंजा पाकिस्तान को एक ऐसे विनाशकारी चौराहे पर लाकर खड़ा कर चुका है जहां से उसकी बर्बादी तय दिखती है। इतिहास गवाह है कि जब जो देश दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक ना एक दिन उसी गड्ढे में खुद मुंह के बल गिरता है। पाकिस्तान की ये जो दुर्गति है उसी का जीता जागता उदाहरण है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना, तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।